पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। कितनी सीटें ला रहे हैं? आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में 74 प्लस और पूरे देश में 400 प्लस। खटाखट। तो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और इस बार इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा आया है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एक्सप्लेन करें। मतलब जो जीत गए हैं वो खुश नहीं हैं और जो हार गए हैं वो फिर भी खुश हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था ऐसा होगा, वो ये कि बीजेपी अयोध्या की सीट नहीं जीत पाई और पूरे यूपी में भी बीजेपी को नुकसान ही हुआ। 2019 में 63 सीटें उसको मिली थी, तो इस बार ओनली 33। और इस बार बड़े बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए और जो लोग जीते भी हैं उनकी आत्मा ही जानती होगी काउंटिंग के टाइम क्या हाल रहा होगा। कई लोग 15 से 20 हज़ार मार्जिन से जीते हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वाराणसी में दोपहर 12 बजे तक 10,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। सोशल मीडिया पे बीजेपी सपोर्टर्स यूपी के लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, धोखेबाज, सेल्फिश पीपल और न जाने क्या क्या। लेकिन सच्चाई क्या है? इस बार यूपी में बीजेपी के वोट क्यों कटे और मंदिर बनने के बावजूद अयोध्या में सीट क्यों नहीं जीत पाई बीजेपी? सब कुछ बताएंगे रियलिटी के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट और बकवास के सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो ये इलेक्शन 100% मोदी के फेस पे लड़ा गया था। लास्ट के 1 से 1.5 साल के पीरियड में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी डाउन हुई। लाइक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के डेटा सामने आते हैं और उन पर करोड़ों के चंदा लेने के एलिगेशंस लगते हैं। सेकंड है अग्निवीर स्कीम, जिससे यूपी बिहार में जहां यूथ का सबसे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट जॉब से होता है, वो इस स्कीम से बीजेपी के खिलाफ हो गए और मोदी गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए ये स्कीम वापस नहीं होगी। और राहुल गांधी ने अपने पूरे कैंपेनिंग में अग्निवीर स्कीम को कैंसिल करने की बात करके यूथ का सपोर्ट ले लिया। थर्ड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यूपी में बैक टू बैक पेपर लीक होना। अब तक 8 से 9 पेपर लीक हो चुके हैं और ये 8-9 एग्ज़ाम वो हैं जिनको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। बाकी ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जिनको एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है कि ये लीक हुआ था। और इलेक्शन से जस्ट पहले 2 बड़े एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए, एक 12 फरवरी को RO का एंड 18 फरवरी को पुलिस भर्ती का, जिससे यूथ में सडन गुस्सा आया। और जो पेपर लीक नहीं हुए उसको भी कंप्लीट कराने में 3-4 साल लग जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन 2021 में आता है और 2022 में एग्ज़ाम होते हैं। 23 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आप बिलीव नहीं करेंगे 2024 चल रहा है, अभी तक एस्पिरेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो ये चीज़ें सामने से नहीं दिखती लेकिन वोटिंग में डेफिनेटली दिखती हैं। अब आते हैं अयोध्या पे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बेशक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं इस डेवलपमेंट में उनके घर टूटे हैं। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जन बाहर मनेगा टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। डेवलपमेंट सुनने में और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जिसने अपना घर उस डेवलपमेंट में खो दिया उसे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत से लोगों को उनके घर जमीन के वैल्यूएबल जो कॉम्पनसेशन मनी दिया जाता है वो नहीं मिला। सेकंड पॉइंट ये है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करने लगे हैं। इससे वहाँ पर महंगाई एकाएक बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। इससे केवल उन्हीं को यहाँ पे फ़ायदा हुआ जिनके यहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। बाकी के जो छोटे दुकानदार और जो कॉमन लोग हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन होने की वजह से उनकी दुकानें लगभग बंद रहीं। इससे उनका घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। थर्ड पॉइंट, वहाँ के बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह जो जगह जगह रैलीज में स्टेटमेंट दिया कि इस बार नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, और ये स्टेटमेंट बीजेपी के कई कैंडिडेट्स ने देश भर के अलग अलग जगहों पे दिया। चाहिए या फिर नया संविधान बनाना, ये बताया जा रहा है कि लल्लू सिंह का ये वीडियो मिल्कीपुर में की गई चौपाल के दौरान का है, जिस पर ये 2/3 बहुमत से अधिक थी या नया संविधान बनाना। अब ये बात मेरे भी समझ से परे है कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा था, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। वैसे ही इस देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है,
लेकिन देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन से इमोशनली अटैच्ड है। और जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि इस बार नया संविधान बनाएंगे, नया संविधान बदलेंगे, तो डेफिनेटली आपका वोट बैंक करता है। वहीं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अपनी कैंपेनिंग में यही मुद्दा उठाया कि जिनके घर टूटे हैं उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा दिलवाएंगे और संविधान बचाने के लिए हमें वोट दें। लास्ट पॉइंट, बीएसपी का वोट बैंक अब नई पार्टी की तलाश में है, इसलिए अलग अलग पार्टी को टेस्ट किया जा रहा है। बीएसपी का इस बार वोट शेयर बहुत कम हो गया। 2017 के बाद से ही बीएसपी का वोट शेयर खिसक रहा है। 2019 के लोकसभा और 22 के विधानसभा इलेक्शन में बीएसपी के वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2022 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले, लेकिन फिर भी बहुत कम सीटें जीत पाई। इसका मतलब साफ है कि बीएसपी वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। इसी का रिजल्ट था कि बीजेपी को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने सीट्स कैसे मिल गई। लेकिन इस बार बीएसपी वोटर्स ने समाजवादी पार्टी पर दांव आजमाया और रिजल्ट सबके सामने है। एंड लास्ट, नो डाउट राहुल गांधी ने इस बार मेहनत किया। भारत जोड़ो यात्रा की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा ने उनकी इमेज बदल दी है। मणिपुर में हिंसा के दौरान भी वहां पे पहुंचे और रिजल्ट भी सामने आया कि मणिपुर में 2 सीटें थी, दोनों कांग्रेस को मिल गई। यूपी में भी 1 से 7 नंबर पर पहुंच गए और राहुल गांधी को रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले रायबरेली में। तो इस बार नेशनल मुद्दों से ज़्यादा लोकल मुद्दे हावी रहे लोकसभा इलेक्शन में। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और इतना डीप एनालिसिस किसी भी यूट्यूब या न्यूज़ चैनल पे मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।